जो नेक्स्ट केस है वो है पायोनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी जो है आईबीसी में एक अमेंडमेंट हुई थी, उसको चैलेंज किया गया था। ये कोई रियल एस्टेट की कंपनी थी, पायोनियर अर्बन एंड लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसने चैलेंज किया था। इसके साथ साथ ना हम क्या करेंगे, जो मैंने ना थोड़ा आज देखा था, तो हम रिलेटेड केस ना एक साथ ही स्टडी करेंगे जो कि एक ही चीज से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली जो ये मैं 3 केस का आपको नाम लूंगा। एक तो ये वाला केस है, पायोनियर अर्बन लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक जो सेकंड केस है वो है चित्रा शर्मा का। आई थिंक वो इसके बाद ही है कि इसके बाद चित्रा शर्मा। नहीं नहीं, वो 7 नंबर केस केस है नंबर हमारे उसमें। 9। 9 9। 9 है ना वो वाला, हम ये तीनों इसी सीक्वेंस में अभी इकट्ठे ही डिस्कस कर लेंगे। और फिर एक मनीष कुमार का है जो आगे आएगा। वो तीनों में बेसिकली एक ही चीज पे, एक ही उस पे है ये, कि होम बायर पे ही है। ये होम बायर इज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर और नोट। तीनों के तीनों केस जो है ना ये होम बायर से रिलेटेड है, तो हम तीनों की इकट्ठा ही डिस्कस कर लेंगे ताकि वन गो में हो जाए और बार बार रिकॉल भी ना करना पड़े। एग्जैक्टली। ठीक है सर। तो गुड आइडिया, बेसिकली गुड आइडिया। हाँ जी, मैंने ऐसे कई सारे केस नोट किए हैं जो एक साथ में हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें क्या था, ये जो हम इसको अगर पायनियर के उसको देखें, तो बेसिकली जब ये एक्ट आया ना, आईबीसी कोड आया, तो उसके बाद बेसिकली सिचुएशन ये थी कि होम बायर कहाँ पे रहे। होम बायर ऑपरेशनल क्रेडिटर भी नहीं है, उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर भी नहीं है। तो उनके लिए जो है वो कहाँ जाएं, वो बीच में फंस गए। बेसिकली अगर एक तरह से देखें तो उन्होंने प्रोजेक्ट को फंड भी किया है, क्योंकि जनरली बिल्डर तो आपसे पैसा लेके फिर आपको जनरली पैसा एडवांस में लेते थे और फिर जो है कंस्ट्रक्शन करते थे। तो लेकिन एक्ट में उनको होम बायर नहीं, फाइनेंशियल क्रेडिटर कंसीडर नहीं किया गया। सो जब ये उसके बाद जब ये प्रॉब्लम फेस हुई, जब ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट तक की नजर में आई, तो जो उस टाइम पे जब इसको चेंज किया गया, सो उसको होम बायर को जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर कंसीडर किया गया। सो द क्वेश्चन अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिट पिटिशन इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द अमेंडमेंट इन आईबीसी मेकिंग डीम्ड अलॉटी ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट टू बी द फाइनेंशियल क्रेडिटर। जो आईबीसी एक्ट कोड में जो अमेंडमेंट आई उसमें ये कहा गया कि जो होम बायर है या डीम्ड अलॉटी ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, दे विल बी कंसिडर एज फाइनेंशियल क्रेडिटर। सो इसको चैलेंज किया गया। इसमें अलग अलग पेटिशन लगी, उन सब की इकट्ठी जो है एक हियरिंग हुई थी इसी केस के थ्रू। उससे पहले इसमें कुछ फैक्ट मेंशन किए हैं कि किन किन केस में जो बड़े केस थे, आगे एक चित्रा शर्मा का आएगा उस केस में। उसके अलावा एक ये अमरपाली का एक केस था, विक्रम चटर्जी का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जब तक ये अमेंडमेंट नहीं आई थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक उनका रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया था होम बायर के लिए, जो कि सीओसी में उनको रिप्रेजेंट करता था। लेकिन उसके पास कोई वोटिंग की पावर तो थी नहीं, तो उसका कोई ऐसा ज्यादा इम्पेक्ट था नहीं उस डिसीजन का। बस वो एक स्पेक्टेटर की तरह ही था। तो जब ये अमेंडमेंट की गई आईबीसी में, तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो उसके लिए क्या ग्राउंड दिए गए, सो उसको पहला ग्राउंड तो यही था कि ये जो ट्रीट्स अनइक्वली इक्वल। उन्होंने कहा कि ये कुछ होम बायर जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है, आप तो अनइक्वल को इक्वल बना रहे हो। जो दूसरा ग्राउंड दिया गया, द अमेंडमेंट आर मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी एज ए गुड मैनेजमेंट कैन बी रिमूव्ड एट द इंस्टेंस ऑफ वन अलॉटी। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई एक बंदा जो है वो भी चाहे तो कंपनी के मैनेजमेंट को कंपनी से हटा सकता है आईबीसी में, क्योंकि आपने कहा कि फाइनेंस होम बायर जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर है। और अगर होम बायर फाइनेंशियल क्रेडिटर है, तो अगर कोई डिफॉल्ट है तो एक होम बायर भी सुप्रीम को उसमें आईबीसी में एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, और अगर एप्लीकेशन एडमिट होगी तो कंपनी सीआईआरपी में आ जाएगी, और ये हो सकता है लिक्विडेशन में भी चले जाए, विच कैन लीड इनटू द कमर्शियल डेथ ऑफ द कंपनी। तो आपने एक होम बायर को भी इतना पावरफुल कर दिया कि वो चाहे तो कंपनी को बंद करा सकता है। उसके साथ साथ उन्होंने एक उसमें ये भी आर्ग्यूमेंट दिया, ग्राउंड दिया, कि भी जो होम बायर के पास तो पहले से ही रेरा उस टाइम पे आ चुका था, तो रेरा के ऑप्शन है होम बायर के पास। उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है ही होम बायर के लिए रेरा, वहां पे वो अपनी कंप्लेन करके अगर कोई इश्यू हो तो वहां पे सॉर्ट आउट कर लें। ये तो उन लोगों ने आर्गुमेंट दिया या ग्राउंड दिए जो इसको अगेंस्ट थे, जो इसका विरोध कर रहे थे बेसिकली। और उन्होंने कुछ लोग जो इसके फेवर में थे, उन्होंने अपने अपने आर्गुमेंट दिए, जो जिसमें जो यूनियन
जो गवर्नमेंट ही थी अगर फेवर में, क्योंकि उसी ने को चैलेंज किया गया, तो उन्होंने कहा कि भी अलोटी आर द, जैसे अगर इन इस बी को हम स्टडी करते हैं, इन सब्सटेंस द अलोटी फाइनेंस द प्रोजेक्ट इन विच दे विल बी अल्टीमेटली बी गिवन फ्लेट्स, द पेमेंट आर मेड एट डिफरेंट स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट, होम बायर हु इनफैक्ट फंड दियर ओन प्रोजेक्ट। तो उन्होंने कहा कि ये तो एक्चुअल में अपने प्रोजेक्ट को फंड करते हैं, अलग अलग स्टेज पे पेमेंट भी करते हैं। उसके साथ साथ क्या था कि अलग अलग डिसीजन आ चुके थे, जिसमें एक एनसीएलटी के या एनक्लेट के ऐसे भी डिसीजन थे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी को मंथली गारंटीड रिटर्न डेवलपर ने की है एग्रीमेंट के बेस पे, अगर आप ये देखेंगे ना, कुछ ऐसे डिसीजन भी आए थे कि उन्होंने कहा कि अगर कोई वो एग्रीमेंट है और उसमें ये डिफाइन है या ये एग्रीड है कि मंथली रिटर्न देगा, जैसे कुछ नहीं होते आप को इतना रेंट देता रहेंगे हम, अगर आपको जब तक फ्लैट नहीं मिलता जब तक, ऐसे भी Yes, एग्रीमेंट होते yes. हैं। तो उन्होंने इसमें ये कुछ ऐसे एनसीएलटी और एनक्लेट के ऐसे भी जजमेंट आ चुके थे कि वो होम बायर जिनको मंथली रिटर्न एग्रीड की गई है एग्रीमेंट में, उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर कंसिडर कर लेंगे, जब तक ये अमेंडमेंट नहीं आई थी उससे पहले ऐसे भी डिसीजन आ चुके थे। क्योंकि लगभग पूरे देश में ही बिल्डर से लोग तो परेशान थे ही, इश्यूज तो पूरे लगभग हर जगह ही थे। तो इन सब को चैलेंज किया गया। तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने इस को अपहेल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इसको पायनियर के जो एप्लीकेशन थे उसको रिजेक्ट कर दिया और उस डिसीजन को अपहेल्ड किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है, होम बायर जो है, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर होंगे। और जो रेरा वाला क्वेश्चन आया था ना, रेरा वाला, Yes, sir. उन्होंने कहा था कि रेरा जो है ना, एक रेरा की रिमेडी तो है ही होम बायर के पास, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द रेरा इज ए एडिशनल टू द आईबीसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कि रेरा जरूरी नहीं, वो कंकरेंट रिमेडी है। अगर होम बायर या कोई भी जो चाहे तो वो रेरा में भी अपना को वो जा सकता है और साथ के साथ में आईबीसी में भी जा सकता है। और इसमें साथ ने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, द कोर्ट हेल्ड दैट द कोड इंटेंडेड एज द अमेंडमेंट बोथ लेटर। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी रेरा और आईबीसी में कोई भी इश्यू आता है ना, क्रॉस वो जो होता है, तो द द रेरा द लेटर मस्ट बी गिवन प्रोसीजर ओवर रेरा। तो आईबीसी ही ओवर रूल करेगा रेरा के प्रोविजन को। द कोर्ट हेल्ड दैट even by a process of harmonious construction रेरा एंड द कोड आईबीसी कोड मस्ट बी हेल्ड कोएग्जिस्ट, वो दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। एंड द इवेंट ऑफ ए क्लेश बिटवीन रेरा एंड आईबीसी, रेरा मस्ट गिव वे टू द कोड। ये जो है, अगर 6 नंबर ये पॉइंट पढ़ेंगे इसमें जो हाईलाइट किया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि वो कंकरेंट रिमेडी है होम बायर के लिए। तो इसमें तो यही था इसका कंक्लूजन। अगर कुछ और कोई मेंबर ऐड करना चाहे तो बताएं। हाँ जी, आप सब लोग हैं? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, Yes, sir. Yes, कोई sir. कोई मेंबर कुछ ऐड करना Yes, sir, चाहता है yes, इस sir. वाले केस में? इस वाले केस में कोई ऐड करना चाहता है कुछ? तो ठीक है, मोटा मोटी तो यही है। उन्होंने होम बायर के बारे में क्लैरिफिकेशन दे दिया हाँ जी, तो भाई वो जब रहेंगे वो फाइनेंशियल क्रेडिटर। आप दूसरे केसेस में किताब डिसीजन में तो आपको आगे आएंगे ये भी, लेकिन इसमें उन्होंने मोटा मोटी बता दिया कि रेरा और ये कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन अगर कोई क्लैश होता है तो आईबीसी विल प्रिवेल। हाँ जी। अब जो हम इसके साथ डिस्कस करेंगे वो एक मनीष कुमार वाला केस डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर इसमें जो है ना, अब अगर इसमें आप देखें तो यहाँ पे ना, उसमें एक आर्गुमेंट ये भी दिया गया था, एक ग्राउंड ये भी दिया गया था कि आपने एक वन अलोटी भी जो चाहे तो वो कर सकता है, कंपनी को उसमें सीआईआरपी प्रोसेस में डाल सकता है। हाँ, ये इसमें चल रहा है, ये बहुत बड़ा डिसीजन आया उसके बाद। हाँ जी, तो उसके लिए साथ के साथ में वो हम ये 100 मनीष केस कुमार वाला वाला है। केस डिस्कस कर लेते हैं हम। हाँ ये बिल्कुल इसमें आ जाएगा। हाँ जी, 17th नंबर है। हाँ जी, एक मिनट। ये जो मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, ये इससे जस्ट
उस केस में क्या था कि यहाँ पे जब गवर्नमेंट को भी ये लग गया कि भाई एक अलोटी के जो आपने इसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर बनाने से होम बायर को क्या हो रहा था कि जिसको भी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके भी प्रोजेक्ट डिले हो रहे थे, जिस भी, तो वो होम बायर इंडिविजुअली भी सीआईआरपी की एप्लीकेशन को फाइल कर रहे थे। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 7 जो है उसमें अमेंडमेंट कर दिया, उसमें एक प्रोवाइजो इंसर्ट कर दिया सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में। उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कि रिक्वायर्ड टू बी फाइल एन एप्लीकेशन ज्वाइंटली बाय नॉट लेस देन 100 ऑफ सच अलोटी अंडर द सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट or not less than 10% of the total number of allottees under the same real estate project, whichever is less। उन्होंने कहा मिनिमम 100 या 10%, दोनों में से जो कम हो। हाँ जी, उन्होंने मतलब कहा कि मिनिमम 100 होगा। हाँ ये सर, नहीं नहीं, आप बताएं सर। बिल्कुल नहीं ठीक है, वो क्लियर है। वो उसको आप ले आए, अभी आपने वो स्क्रीन नहीं लाई है, उसको भी लेते आए यहाँ पे तो अच्छा रहेगा वो केस को। मतलब किसी प्रोजेक्ट में अगर 200 ही आदमी है तो उसका 10% हो गया 20, हाँ जी, तो 20 भी चलेगा। लेकिन अगर कहीं पे 1000 है या 2000 है तो वहाँ 100 भी आदमी होने से काम चल रहा है। हाँ जी। सो उन्होंने तो ये भी चेंज किया। बिल्कुल, 10%। हाँ जी। सो आपका मिनिमम जो हो, अच्छी बात, ठीक है। 1 मिनट नहीं सर, 1 सेकंड, आप कंक्लूड कीजिए सर। बिल्कुल, पहले आप कर दीजिए कंक्लूड, कोई इशू नहीं। ये वही चीज जो आपने कहा, मैंने जस्ट उसमें अपना ऐड किया कि कभी कभी 100 और वो 10% में कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। तो यहाँ पे विच एवर इज लेस होता है। यानी कि अगर हम एक अगर एग्जांपल लें, आप एक 10,000 एग्जांपल भी है लेते तो हैं। कोई बात नहीं है। 10,000 भी में 10,000 होम मार्क है तो 100 से काम चल जाए। या अगर 200 ही है तो 200 में 10% का 20, तो वो भी चल जाए। हाँ, अगर आपका 10% जो 100 से कम है तो 10% चल जाएगा। अगर आपका 10% 100 से ज्यादा है तो फिर आपको 100 ही करने हैं। 100 में भी काम चल जाएगा आपका। हम्म। तो बेसिकली So यही था कि this was the first judgment for 100 allottees or 10%, whichever is less. This was because in exam they ask like that only. Complication. हम्म। तो एक्चुअली में जब ये अमेंडमेंट आई, ये चेंज किया गया सेक्शन 7 सब सेक्शन में, ये प्रोवाइजो डाला गया, तो इसको चैलेंज किया मनीष कुमार ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी अपहेल्ड किया। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने और फर्दर भी एलोबरेट कर दिया। अगर आप इसको पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट फर्दर क्लेरिफाई दैट अगर आपके पास, सपोज करो कि एक फैमिली के पास, मतलब एक फैमिली में हस्बैंड और वाइफ, उन दोनों के पास 2 फ्लैट हैं, तो आप उनको कैसे कंसीडर करोगे? वो एक दे दे बोथ आर वन अलोटी और दे बोथ आर सेपरेट अलोटी। One allotee. जी नहीं, एक नाम में अगर 4 फ्लैट तो सेपरेट। वो अलग चलाएगा, लेकिन अगर डिफरेंट नेम है तो 2 अलॉटी चलाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सेपरेट अलोटी। और अगर जो है ज्वाइंट अलॉटमेंट है, मतलब हस्बैंड वाइफ के नाम पे ही एक फ्लैट है, देन दे आर द 2 अलॉटी और द 1 सिंगल अलॉटी। एक ही होगा, एक ही हाँ, चलाएगा। एक ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये भी क्लेरिफाई कर दिया इस डिसीजन में। उन्होंने कहा कि जो भी इंडिपेंडेंट अलॉटमेंट है उसको सेपरेट अलॉटी कंसीडर किया जाएगा, और अगर कोई ज्वाइंट अलॉटमेंट है तो उसको सिंगल अलॉटमेंट कंसीडर किया जाएगा। 100 वाले को क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने कह दिया हाँ कि जी, 100 कैसे पहुंचा जाएगा, ये 10% कैसे पहुंचा जाएगा। हाँ जी। तो अब ये हमारा हो गया, मनीष कुमार का साथ के साथ में हो गया, इसी से बिल्कुल रिलेटेड है ये, इसीलिए मेरे को था कि हम इस साथ में ही कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं चित्रा शर्मा पे, वो भी इसी से रिलेटेड है।
बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट था ना, ये जो प्रोजेक्ट था जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड का, जिस जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड वाज द कॉर्पोरेट डेटर, उसके अगेंस्ट में कॉर्पोरेट सीआईआरपी प्रोसीडिंग चल रही थी। ये बड़ा फेमस केस था। इसके जो ये जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट का, इसमें जो जस्टिस थे वो दीपक मिश्रा थे, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने, और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी शायद चीफ जस्टिस बने। ये दोनों इसके कोरम में थे, और ये काफी फेमस था, का हर न्यूज चैनल में आया था, और लगभग हर न्यूज स्टोरी न्यूज़पेपर हर कहीं हुआ था ये काफी, क्योंकि इसमें एक्चुअल में बहुत सारी पेटिशन गई हुई थी। अगर आप देखेंगे ना, तो देर आर एन नंबर ऑफ पेटिशन जो इसमें फाइल हो रखी थी, उन सबको एक साथ क्लब किया गया था, और जब जो है इनके अगेंस्ट में जो एक हियरिंग हुई थी। एक्चुअल में जब ये इसका ना थोड़ा सा मैं आपको पहले प्रोसेस बता देता हूँ। ये जो सीआईआरपी स्टार्ट हुई थी वो फरवरी 2017 में हुई थी, जो मैं आप देख रहे हो, मैंने एक चार्ट भी बना रखा है यहाँ पे। फरवरी 2017 में सीआईआरपी स्टार्ट हुई, 180 डेज फरवरी 18 में सितंबर 17 में जो है 180 डेज कंप्लीट हो गई। बेसिकली जो सीओसी में जो है होम बायर को कोई रिप्रेजेंटेशन था नहीं, और उस टाइम पे कोई प्रोविजन भी नहीं था कि होम बायर को सीओसी में रिप्रेजेंटेशन मिले। या उस टाइम पे ये आईबीसी में अमेंडमेंट भी नहीं आई थी कि होम बायर को फाइनेंशियल क्रेडिटर कंसिडर किया जाएगा। ये सब उससे पहले का चल रहा था। तो इन बिटवीन क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो आईबीबीआई ने एक फॉर्म इश्यू कर दिया अलग से। इसमें आप देखेंगे ना, आईबीबीआई ने कहा कि ना तो ऑपरेशनल क्रेडिटर ना वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, उनको अदर की कैटेगरी में डाला जाएगा, और उनके लिए एक अलग से फॉर्म एफ भी इशू किया था आईबीबीआई ने। उसके बाद क्या हुआ, जब इस केस की प्रोसीडिंग चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़े सीनियर एडवोकेट को सीओसी में नॉमिनेट कर दिया होम बायर के बिहाफ पे इस वाले केस में। उसके बाद जब ये केस 180 डेज इसके कंप्लीट हो गए सितंबर 2017 में, उसके बाद इसको 90 डेज की एक्सटेंशन भी मिल गई। टू 270 डेज भी कंक्लूड हो गए थे। उसके बाद जब ये प्रोसेसिंग चल रही थी, इन बिटवीन में ही जो है आईबीसी कोड में चेंज आ गया, और उसको होम बायर को जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर कंसीडर कर लिया गया। तो जब ये चेंज आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्योंकि इसमें काफी सारे होम बायर इन्वॉल्व थे, लेकिन तब तक जो आईबी आप ये इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखिए, इसमें 180 डेज प्लस 90 डेज कंप्लीट हो चुके थे, यानी आईबीसी की कंपनी लिक्विडेशन में जाने वाली थी। जो सीआईआरपी का टाइमलाइन है वो कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद ये जो है ना चेंज आया था, मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 है, उसमें पावर है कि वो किसी भी डेडलाइन को दोबारा से रीइनिशिएट कर सकता है, किसी भी टाइमलाइन को। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में होम बायर को एक बहुत बड़ी रिलीफ दी। उसने कहा कि अब जो है, क्योंकि ये चेंज आ चुका है और नाउ होम बायर इज द फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो उन्होंने कहा कि इसकी सीआईआरपी दोबारा से स्टार्ट होगी, यानी जो 270 डेज का जो प्रोसेस था वो दोबारा से स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद जो है इसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारे ऑर्डर की डेट होगी उससे जो ये नए वो डेट मानी जाएगी जिससे कि दोबारा से सीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट होएगा, और एक नई सीओसी बनेगी जिसमें कि होम बायर भी इन्वॉल्व होंगे, एज ए मेंबर्स शामिल होंगे। हाँ जी, अगर आप इसका 5 इसमें ना आप इसको इसमें आप 3 नंबर पॉइंट से, और मैं 3, 4 और 5 को थोड़ा थोड़ा पढ़ देता हूँ। Having regard to the material change which has been brought about by the amendment in the code, and the fact that the court has been in session of the proceeding to ensure that home buyer are protected, the court was of the view that it is appropriate to and to do complete justice to secure the interest of all the concerned, that the CIRP should be revived and COC should be reconstituted as per the amended provision to include the home buyer. So Supreme Court felt that in fact the present case
recourse to the power under Article 142 would be warranted to render complete justice. तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 142 की पावर है, उसके बेस पे they will revive the CIRP process. The power under Article 142 should be utilized at the present stage for the limited purpose of recommending the resolution process afresh from the stage of appointment of IRP. In the circumstance, it would necessary to revive the period prescribed by the statute by another 180 days commencing from the date of this order. तो उन्होंने कहा कि एक नई COC बनेगी, दोबारा से CIRP प्रोसेस स्टार्ट होगी, IRP अपॉइंट होएगा और जो है पूरा प्रोसेस दोबारा से चलेगा, जो कि आप करीबन 1 साल जिसमें पहले लगा चुके हो। इन जनरली तो आईबीसी में ऐसा कुछ प्रोविजन है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आईबीसी कोड को ही ओवर रूल करके आर्टिकल 142 की पावर को यूज करते हुए होम बायर को रिलीफ दी थी। तो बेसिकली तीनों केस एक ही चीज से रिलेटेड थे, तो इसलिए हमने इकट्ठा ही डिस्कस कर लिया। हाँ सर, हियर जस्ट आई वांटेड टू ऐड दैट मींस ये the company cannot go in CIRP if it is 12 months before, तो ये वाला फंडा भी यहाँ पे is not applicable because of the Supreme Court order. नहीं सॉरी, मैं समझ नहीं पाया सर इसको, आप जो क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, जो कंपनी कोई भी CIRP में नहीं जा सकता है जो 12 महीने पहले उसने CIRP किया होगा, तो ये केस में तो था, मगर बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इट वाज अलाउड। हाँ 12 महीने वाले, लेकिन वो तो CIRP उसकी कंक्लूड नहीं हुई थी ना सर, वो तो उनके लिए है जिनकी CIRP कंक्लूड हो गई और उनको कोई रिजोल्यूशन एप्लीकेंट मिल गया, उसके बाद रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद वो अगले 12 मंथ तक जो है CIRP में दोबारा से नहीं जा सकते, अप्रूव होगी उनकी एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ तो उनको कोई रिजोल्यूशन एप्लीकेंट भी नहीं मिला था, कंपनी लिक्विडेशन में जाने वाली थी। ओके हाँ इसमें एक चीज और है, सिंगर साहब, हाँ जी, इसमें उनके प्रमोटर का भी मामला था। इसमें 2 तरह की चीजें इन्वॉल्व थी। एक तो ये भी था और एक प्रमोटर उनके थे, वो क्या जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड का जो भी है वो, क्योंकि कुछ मॉर्गेज का मामला था। तो नंबर 1 तो ये हुआ कि चूंकि इसी बीच में आईबीसी ने कोर्ट को अमेंड कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए ये जस्टिस ऑफ मैटर उन्होंने ये किया कि इसको फिर से रिवाइव किया जाए। अब चूंकि इनको फायर बना देना है, तो ये बिल्कुल सही भी था, जजमेंट वाज वेरी गुड। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ ये बिल्कुल सही है कि फिर से शुरू हुआ प्रोसेस, उनको जो था जो 70 है उसके साथ फिर अपॉइंट हुए वो ट्रेडर। लेकिन इसमें एक और छोटा सा मुद्दा था, वो मैं आपको अभी डिस्कस कर लेते हैं, वो नेक्स्ट केस में है सर, ये वाला अनुज जैन IRP ऑफ जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड वर्सेज एक्सिस बैंक, ये वाला भी चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। ये भी मतलब उससे रिलेटेड नहीं है, होम बायर से रिलेटेड, लेकिन उसमें क्या था कि जो कॉर्पोरेट डेटर था वो था जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड। आप अपने ऑर्डर से चाहिए और जिस तरह से आपने सोचा उस तरह से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग पढ़ ही लेंगे। ठीक है, आप अपने उससे आइए जो आप आ रहे थे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज थी कि अगर उसमें प्रमोटर का कोई दूसरा प्रोजेक्ट है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है। हाँ वो उसमें मनीष कुमार वाले में है ना सर, कि सेम प्रोजेक्ट के होने चाहिए हैंडेड बायर जो है ना, ऐसा नहीं कि कुमार वाले में उसमें देखिए ना, एक जगह डिफॉल्ट कर सकता है लेकिन जरूरी को दूसरी जगह डिफॉल्ट करेगा। हाँ जी, सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होना चाहिए, प्रोजेक्ट है जो उसके अंदर होना चाहिए। हाँ जी, एक्चुअली में उन्होंने काफी लिमिटेड कर दी पावर, होम बायर की पावर इस अमेंडमेंट के कारण ना। सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से आपके मिनिमम 10% और 100 जो भी लोअर है वो होने चाहिए। ये जस्टिफाइड भी है कि हर प्रोजेक्ट के हालात अलग अलग होते हैं, तो अगर एक प्रोजेक्ट हमारा दूसरी जगह चल रहा है और दूसरा यहाँ चल रहा है, तो अगर इसमें डिफॉल्ट है तो इसका इम्पैक्ट उस तरह ही पड़ेगा। हमारे इसके 100 प्रोजेक्ट में जहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जहाँ वहां तक लिमिटेड रखा जाए, अगर उसको वो एक्सटेंड कर देगा उसके हर प्रोजेक्ट तो तीनों प्रोजेक्ट बैठ जाएगा उसका। तो बहुत सेंसिबल डिसीजन है और बिल्कुल लॉजिकल भी है।
एक्चुअल में ना सर, अभी ये हमारा जो है, एक्चुअल में जूम में इशू ये है कि मेरे पास ना पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है। हाँ, वो 14 मिनट में 45 खत्म मिनट ही हो जाएगा। चलता है। हाँ, इसीलिए मैंने वो जनरली मैं जो है गूगल मीट करता हूँ, लेकिन आज गूगल मीट में प्रॉब्लम आ रही थी। तो तो आप 10 टेस्ट मिनट, कर लीजिएगा पहले। हाँ, तो 10 मिनट बाद ये एंड हो जाएगी मीटिंग। तो उसके बाद हमें क्या करना है, दोबारा से करना है या फिर कल करें? सर कंटिन्यू कर लेते हैं, अभी आधे भी नहीं हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा एक बार, लेकिन 10:30 भी हो गए, मुझे नहीं पता सारे मेंबर का से बात अपना ओपिनियन दे तो अच्छा है। हाँ नहीं, आज हम लोगों ने उधर का भी क्लास किया है। आज एक जगह दिल्ली का भी कुछ था, एक वेबिनार था, कल भी था। मतलब कहने का मतलब ये है कि ठीक है, एक टाइम तो एक होना चाहिए ताकि ब्रेन का जो एक्सेप्टेंस है वो भी प्रॉपर रहे। हम्म। और क्योंकि टाइम एक एक शेड्यूल इज करके ना अभी इम्पोर्टेंट। मेंबर भी जा चुके हैं, एक दो मेंबर, तो इसलिए फिर ऐसा ना हो कि मतलब कल थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ऐसा हाँ कर सकते हैं। हो सकता है अगर कल क्लास ना हुई तो कल 8 बजे कर सकते हैं हम, या 7 बजे। असल हाँ जी, असल कल क्या कर है। सकते हैं। अगर गुप्ता जी का होगा तो फिर उसके बाद तुरंत कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ, जैसे गुप्ता साहब का खत्म हो ना तो आप शुरू कर सकते हैं, नो इशू। हम्म। ओके। दिक्कत ये होती है दिन वाले में संजय प्रॉब्लम जी, क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग ऑफिस करने चले जाते हैं, तो उनको हम्म। तैयार होना पड़ता है 8 बजे से 9 बजे से। नहीं कल तो अब संडे जैसे है, कल संडे मैं है। कल की बात नहीं बोल रहा, कल की बात नहीं बोल रहा हूँ, मतलब अदर डेज की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर यस जैसे यस। सुबह वाले में दिक्कत क्या है कि बहुत सारे हम लोग ऑफिस गोइंग किए, या कोई कोई अपॉइंटमेंट हम लोग का रहता है, हम्म। तो फिर वो इट वेरी डिफिकल्ट टू डू जस्टिस विद आवर टाइम शेड्यूल। हम्म। संजय जी, हाँ जी। कल सुबह 9 बजे सर ने क्लास रखी है इस लॉस की। क्या? चलो एक बार हम ये तो करते हैं, फिर जो है एक बार अपन यस ग्रुप में यस। डिस्कस कर लेंगे कल के लिए। अभी जितनी देर ये हाँ हमारी मीटिंग कंटिन्यू रहती है तब तक हम कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के केस लॉज फिर हम कल कर लेंगे। हाँ जी, तो कौन सा केस लॉ ले रहे हैं अभी? अभी ले रहे आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता। ये तो हाँ बड़ा ओके, है, ये नेक्स्ट। 5 मिनट में हो नहीं पाएगा। हो जाएगा। ठीक। हाँ जी। देखिए इस केस में क्या था, इसमें जो कॉर्पोरेट डेटर था वो एसआर स्टील था। ये काफी बड़ी कंपनी थी एसआर स्टील जो है। इसमें जो है, इसके जो आरपी थे वो सतीश कुमार गुप्ता थे। मिस्टर सतीश कुमार गुप्ता वाज द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑफ एसआर स्टील। एसआर हम्म स्टील को दो बायर मिले थे। वन इज द आर्सिलर मित्तल, ठीक है। सेकंड वाज द न्यूमेटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। न्यूमेटेल वाज द सेकंड रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। इसके दो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट थे। अब इश्यू क्या था कि दोनों के दोनों ही जो है, वो जो सेक्शन 29A में अनएलिजिबल थे, उन पर डिस्क्वालीफाई थे, क्वालिफाइड नहीं किया दोनों ही ने। एक्चुअल में आर्सेलर मित्तल के साथ इश्यू क्या था कि कोई उत्तम गलावा करके कंपनी थी, जिसकी होल्डिंग कंपनी थी एएम नीदरलैंड बीवी, और वही होल्डिंग कंपनी थी आर्सेलर मित्तल इंडिया की। तो यानी कि उसके ग्रुप में एक एनपीए था। और जो ये थी उत्तम न्यूमेटल, न्यूमेटल के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि न्यूमेटल तो 1 वीक पहले ही बनी थी, 7 दिन पहले ही, जब उन्होंने ये एक्सप्रेशन ऑफ वो इंटरेस्ट का जो आया था ना, उससे जस्ट पहले ही बनी थी। ये बनी इसी पर्पज से थी कि इसको एक्वायर किया जा सके एसआर स्टील को। और इसमें जो भी शेयर होल्डर थे, उसी के बेस, जो भी इसकी एलिजिबिलिटी थी वो शेयर होल्डर के बेस पे ही थी। और इसमें कोई एक शेयर होल्डर थे जो है, उनका भी कोई ग्रुप कंपनी में एनपीए था। तो ये दोनों को ही, जो इसका आरपी थे, उन दोनों को आरपी ने इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया। तो इसीलिए जो है ना, एक तो इशू ये था कि आरपी ने इन दोनों को इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया। और जो इसमें दूसरा क्वेश्चन ये था कि एलिजिबिलिटी को कब चेक करेंगे। बस इसमें दो इश्यू थे कि आरपी क्या उसको इनएलिजिबल डिक्लेयर कर सकता है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को, और दूसरा कि एलिजिबिलिटी कब चेक करेंगे। नहीं, इनएलिजिबिलिटी पे क्या ग्राउंड होने चाहिए? इनएलिजिबल होना तो क्या ग्राउंड होना हाँ, इनएलिजिबिलिटी आप कब देखेंगे। तो एक्चुअल में जो इसमें, इससे पहले ये वाला केस जो है सुप्रीम कोर्ट से पहले एनसीएलटी और एनक्लेट में भी गया था। तो एनसीएलटी और एनक्लेट ने कहा कि इनएलिजिबिलिटी तो है ना, आप डेट ऑफ द सीआईआरपी जब स्टार्ट होती है ना, तो उस डेट को देखेंगे। लेकिन जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आया,
तो मैं इसकी ना फिर एक मिनट में आपको इसके तक एक जैसे जब ये ना अगर ये मैटर जब ये मैटर एनसीएलटी के पास गया ना, तो एनसीएलटी ने कहा कि हेल्ड दैट द डेट ऑन विच अ पर्सन स्टैंड डिस्क्वालिफाइड वुड बी द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट प्रोसेस सीआईआरपी प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। सो उस डेट को बेसिकली ये दोनों डिस्क्वालीफाई कर रहे थे। तो जब ये मैटर एनसीएलटी एनक्लेट ने भी एनसीएलटी के डिसीजन को अपहेल्ड कर दिया। तो जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा द कोर्ट हेल्ड दैट ओपनिंग वर्ड ऑफ सेक्शन 29A furnish a clue as on the time of which the subclause ceased to operate. The opening word of the section 29A state a person shall not be eligible to submit resolution plan. So उन्होंने इसके बेस पे कहा कि it is clear therefore that the stage is ineligibility attach the stage of ineligibility attach when the resolution plan is submitted by the resolution applicant. तो उन्होंने कहा कि उस डेट को जो है हम ये देखेंगे कि रिजोल्यूशन प्लान जिस डेट को आप सबमिट कर रहे हो उस डेट को आप एलिजिबल हो या नहीं हो। हम उस डेट को नहीं देखेंगे कि आपकी सीआईआरपी प्रोसेस उससे पहले बेसिकली ऐसा ही करते थे लोग इस डिसीजन को आने से पहले। सो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ना इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें भी सेक्शन आर्टिकल 142 को सुप्रीम कोर्ट ने पावर को यूज करते हुए उन्होंने कहा कि उस टाइम पे एक्चुअल में इस केस के आने के टाइम पे ना ये सेक्शन 29 जो नया नया इंसर्ट किया गया था। एक्चुअल में ये बाद में आया था सेक्शन 29 इनिशियली जो ओरिजिनल कोड था उसमें नहीं था। और ये जब केस की हियरिंग चल रही थी उससे जस्ट थोड़ा सा पहले ही आई सेक्शन 29 आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन ऑर्डर टू कंप्लीट द जस्टिस अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and also for the reason that the law on section 29A has been laid down for the first time by this judgment, we have given one more opportunity to both the resolution applicant to pay off the NPA of their related corporate debtor within a period of 2 weeks. तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को इन्वोक करते हुए उनको 15 दिन का और टाइम दे दिया बेसिकली कि आपको और 15 दिन मिलते हैं, आप इसके डेट को पे कर दो, जो भी आपके एनपीए है ना उसको आप जो है सभी पे करके और आप दोबारा से अप्लाई कर दो, फ्रेश एप्लीकेशन लगा दो। उसके साथ साथ जो है ना इसमें जो डिसीजन आया था वो आया था कि आरपी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को क्या करना चाहिए, क्या उसको तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का था कि द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी डिसीजन but merely to ensure that the resolution plans submitted are complete in all respect before they are placed before the COC, who may or may not approve it. एक्चुअली में सतीश कुमार गुप्ता ने इनिशियली उनको मना कर दिया था, उनके रिजोल्यूशन प्लान भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो उन्होंने कहा था कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को ये सब नहीं करना, उसको तो जो भी रिजोल्यूशन प्लान आए उसको COC के सामने ही पुट करना है, उसके बाद COC हैज टू डिसाइड। उन्होंने लिखा कि सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 डज नॉट एम्पावर द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टू डिसाइड वेदर द रिजोल्यूशन प्लान डज और डज नॉट कॉन्ट्राविन द प्रोविजन ऑफ द लॉ। उसने कहा कि आरपी के पास ये पावर नहीं है कि आप डिसाइड करें कि रिजोल्यूशन प्लान जो है वो इसको आईबीसी को कॉन्ट्राविन करते हैं नहीं करते। आप तो सारे रिजोल्यूशन प्लान अपने व्यू देते हुए आप COC को सबमिट कर दो।